मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम ठोसों की द्रव्य में विलेयता और गैसों की द्रव्य में विलेयता और हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले ठोसों की द्रव्य में विलेयता क्या होता है। इन विलयनों में सॉलिड विलय के रूप में होते हैं और लिक्विड विलायक या सॉल्वेंट का कार्य करते हैं तथा ठोसों की एक निश्चित ताप पर विलायक में जो विलेयता होती है या द्रव में जो विलेयता होती है वो निश्चित होती है। ठीक है स्टूडेंट, ठोसों की एक निश्चित ताप पर अधिकतम घुलनशील मात्रा अगर किसी विलायक में निश्चित ताप पर ठोस विलय की अधिकतम घुलनशील मात्रा उपस्थित हो तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में ठोस की अधिकतम मात्रा घुलनशील है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर अधिकतम मात्रा से कम है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। और यदि अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा घुली हुई है तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अधिकतम या मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की एक निश्चित ताप पर विलायक के एक निश्चित आयतन में या इकाई आयतन विलायक में तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। अगर अधिकतम सीमा से कम है मात्रा तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे और अधिकतम मात्रा से भी अगर अधिक है तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं विलेयता की। विलेयता क्या होती है स्टूडेंट? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा को ही विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दोबारा सुने, निश्चित ताप पर विलायक के एक निश्चित आयतन में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा यानी 100 ग्राम विलायक में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा या मैक्सिमम अमाउंट को ही सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, इंपॉर्टेंट 4 हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले है टेम्परेचर या ताप। स्टूडेंट, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें किसी विलायक में घोलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होता है। तो उस स्थिति में टेम्परेचर क्या करने पर क्या होता है, विलेयता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यदि ऊष्मा का अवशोषण हो जाए किसी ठोस को घोलने पर तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ेगी। अगर ऊष्मा का अवशोषण हो, जैसे कि ये बीकर है, इसमें वाटर है और यहाँ हमने NaCl या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट को घोला तो इन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ये एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा स्टूडेंट। ठीक है, और ऊष्मा ये घोलते ही, ये पदार्थ घोलते ही ऊष्मा को खींच रहे हैं ये और इनके बीच की बॉन्डिंग टूट रही है क्योंकि ये जल की ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं और इनके बीच की जो केमिकल बॉन्डिंग है वो टूट रही है जिससे ये इसमें आयनित हो रहे हैं, इस विलायक में घुल रहे हैं। आयनित होंगे तभी तो घुलेंगे, जिससे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कब? जब ऊष्मा का अवशोषण हो और विलयन ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए विलयन कैसा हो जाए? ठंडा हो जाए, क्योंकि ये पदार्थ इस जल विलायक की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा जिससे इसकी हीट या गर्मी कम हो जाएगी और ये ठंडा हो जाएगा। उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़
दूसरी कंडीशन स्टूडेंट, जैसे हमने इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे चूने का पानी आप कली वगैरह बनाते हो दीवारों पर कली करते वक्त, या फिर कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम साइट्रेट हो, कैल्शियम सल्फेट, इसको हम किसी जल विलायक में डिसॉल्व करते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है स्टूडेंट, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, अर्थात ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी और विलयन हो जाएगा स्टूडेंट गर्म, विलयन हो जाएगा गर्म। इस कंडीशन में अगर आप ताप बढ़ाते हो तो विलयता घट जाएगी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, काम पहले से ही उल्टा हो रहा है और आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो काम उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर पहले से ही बढ़ रहा है क्योंकि हीट पहले से ही निकल रही है और आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो काम उल्टा होगा, लाभ वाला काम नहीं होगा, हानि वाला काम होगा, ठीक है स्टूडेंट, जिससे विलयता जो है सॉलिड की कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हो तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ने पर विलयता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाए तो ताप बढ़ाने पर काम उल्टा होगा, यानी कि विलयता कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये इसके एग्जाम्पल है, जैसे कली वगैरह बनाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा घरों में, तो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा आता है इसमें विलय और विलायक की प्रकृति। स्टूडेंट एक लाइन है लाइक डिसॉल्व लाइक, इंग्लिश में एक लाइन है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी समान समान को बोलता है, अर्थात दूसरा फैक्टर बताया विलय और विलायक की प्रकृति, विलय और विलायक की प्रकृति समान समान को बोलता है, यानी ध्रुवीय विलय हमेशा ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलते हैं और अध्रुवीय विलय हमेशा अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा घुलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर KCl या NaCl है तो ये ध्रुवीय है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले हैं तो ध्रुवीय हैं, तो ये जल में ज्यादा घुलेंगे क्योंकि जल खुद ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जल में ज्यादा घुलेंगे, ध्रुवीय ध्रुवीय में ज्यादा घुलेंगे और अध्रुवीय में कम घुलेंगे। ऐसे ही जैसे नेफ्थैलिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है, अध्रुवीय है, कार्बनिक का मतलब अध्रुवीय, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है, तो ये बेंजीन में ज्यादा घुलेगी स्टूडेंट। ये ध्रुवीय है तो ये अध्रुवीय में कम घुलेंगे और ये अध्रुवीय है तो ये ध्रुवीय में कम घुलेगी स्टूडेंट। अर्थात ध्रुवीय ध्रुवीय में ज्यादा घुलेंगे और अध्रुवीय अध्रुवीय में ज्यादा घुलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर है विलय कणों का आकार, विलय कणों का आकार। स्टूडेंट अगर विलय कणों का आकार छोटा है तो उनकी विलयता ज्यादा होगी और यदि विलय कणों का आकार बड़ा है तो उनकी विलयता कम होगी। इसीलिए विलय की विलयता को या सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका महीन चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये तीसरा फैक्टर है। विलय कणों का आकार छोटा होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और आकार बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। चौथा फैक्टर आता है सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन स्टूडेंट, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में एक ऐसा विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य का मतलब जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए, विद्युत अपघट्य आयनित हो जाए, अपघटन हो जाए उसका जल में विपरीत आवेशित आयन हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दुर्बल का मतलब जो अच्छे से आयनित ना हो और प्रबल का मतलब जो अच्छे से आयनित हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, टूट जाए। तो क्या डेफिनेशन दी? जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में एक ऐसा विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है जिसमें वही आयन उपस्थित हो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी उपस्थित हो, यानी कॉमन। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है और वियोजन कम होने पर सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जब वियोजन ही कम होगा तो सॉल्युबिलिटी या विलयता भी कम हो जाएगी। टूटेगा ही नहीं पानी में या विलायक में, तो घुलेगा कहां से? ठीक है, तो घुलने के लिए टूटना जरूरी है। टूटने का मतलब वियोजन होना या डिसोसिएशन होना जरूरी है, आयनन होना जरूरी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NH4OH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है,
इसको पानी में घोले तो ये टूटता है, आयनित होता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब इसमें हम NH4Cl मिलाएं तो ये भी टूटेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, दोनों में NH4 पॉजिटिव कॉमन हो गया। तो ये दुर्बल विद्युत अपघटे का जो आयनन या वियोजन है वो कम हो जाएगा इसकी उपस्थिति में, इसका वियोजन कम हो जाएगा और वियोजन कम होगा तो विलेयता या सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे AgCl है, AgCl की जल में विलेयता Ag पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अगर हम इस जल में ही NaCl मिला दें तो ये टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कॉमन होगा स्टूडेंट, Cl नेगेटिव दोनों में ही, तो जिससे AgCl दुर्बल विद्युत अपघटे के वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता भी कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघटे के विलयन में एक ऐसा अपघटे मिलाया जाता है जिसमें वही आयन उपस्थित होता है जो दुर्बल विद्युत अपघटे में भी उपस्थित होता है, जिससे दुर्बल विद्युत अपघटे की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, इसे हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। वियोजन कम हो जाने से विलेयता भी कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। ये तो ठीक, ठोस की द्रव में विलेयता। हम बात करेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट, गैसों का द्रव में घुलना द्रव द्वारा गैसों का अवशोषण कहलाता है। गैसों का द्रव में घुलना द्रव द्वारा गैसों का अवशोषण कहलाता है और गैसों की द्रव में विलेयता को प्रायः अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अवशोषण गुणांक, इसका मान बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है और इसका मान घटने पर विलेयता घटती है। ठीक है, इसे बुनसेन नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तावित किया था सबसे पहले। क्या होता है अवशोषण गुणांक, एक निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, एक निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में गैसों की एंटीपीपर पर, गैसों का एंटीपीपर पर जो आयतन होता है उसे ही क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। और इसका मान बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें घटने पर घट जाती है, बढ़ने पर बढ़ जाती है। दोबारा सुने, एक निश्चित ताप पर 1 atm दाब पर विलायक के इकाई आयतन में गैस का एंटीपीपर पर जो आयतन होता है, पूरी गैस का एंटीपीपर पर जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। 5 कारक है स्टूडेंट। सबसे पहला कारक जो है वो होता है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति स्टूडेंट, क्या होता है, कुछ गैसें विलायक में घुलने पर अभिक्रिया कर लेती हैं और यौगिक का निर्माण कर लेती हैं, उनकी तो सॉल्युबिलिटी या विलेयता ज्यादा होती है, और जो अभिक्रिया नहीं करती उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जैसे अमोनिया, HCl, HBr, SO2 और CO2, इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये रिएक्शन कर लेती हैं विलायक में। जैसे अमोनिया क्रिया कर लेती है जल में और यौगिक बना लेती है NH4OH, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है जल में। ऐसे ही HCl टूट जाती है जल में, HCl टूट जाती है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अर्थात जो टूट जाए, आयनित हो जाए या जो अभी विलायक से क्रिया कर ले उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे SO2 जल में क्रिया कर लेती है तो ये बना लेगी H2SO3, SO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल गई तो SO3। ऐसे ही CO2 जो है वो जल में क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है H2CO3, H2 और एक ऑक्सीजन मिल गई तो H2CO3 हो गई। तो जो विलायक में क्रिया कर लेती हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं और जो क्रिया नहीं करती वो कम सॉल्युबल होती हैं। स्थायी गैसों की सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे कि ऑक्सीजन स्थायी गैस है, नाइट्रोजन स्थायी गैस है, हाइड्रोजन स्थायी गैस है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती। दूसरा फैक्टर है
विलायक की प्रकृति। स्टूडेंट बता दिया मैंने आपको कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलयशील होती हैं और अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। यानी लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को ज्यादा घुलता है, समान में असमान चला जाए तो कम विलयता हो जाती है। जैसे कि अमोनिया जो है या फिर HCl जो है ये जल में ज्यादा सॉल्युबल है, जल में इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये ध्रुवीय गैस है, पॉजिटिव नेगेटिव है ये, और जल भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय में ज्यादा सॉल्युबल है। आयोडीन जो है वो बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि ये अध्रुवीय गैस है। आयोडीन एक अध्रुवीय गैस है और बेंजीन भी क्या है, एक अध्रुवीय विलायक है, तो अध्रुवीय में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ध्रुवीय में ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसका उल्टा कर दे, ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोले तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, अध्रुवीय को ध्रुवीय में घोले तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अर्थात ध्रुवीय में ज्यादा घुलेगा और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय है, बेंजीन अध्रुवीय है, ठीक है, एसीटोन अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी और ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद विलयन का ताप। स्टूडेंट गैसों का जो द्रव में घुलना है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। विलयन का ताप, गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अर्थात जब गैस घुलती है, गैस का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ऊष्माक्षेपी अर्थात पहले से ही ऊष्मा निकल रही है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काम उल्टा होगा, क्योंकि एक आदमी पहले से ही गुस्से में है और आपने उसको गाली दे दी तो आपको थप्पड़ ही मारेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, काम उल्टा होगा, हानि वाला होगा, लाभ वाला नहीं होगा। गैस घुलती है, विलायक में तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी ऊष्मा पहले से निकलती है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, विलयता घट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, S को सॉल्युबिलिटी से इंडिकेट किया है। ठीक है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस पात्र के पहले से बाहर निकलकर बाहर चले जाएंगे, यानी कि उनके बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि गैस जो घुली हुई थी वो भी बाहर निकल गई ऊष्मा पाकर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है स्टूडेंट, द्रव में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। स्टूडेंट किसी भी विलायक में जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर वो घुला हुआ है तो उसमें गैस की विलयता घट जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा हुआ है पेप्सी की बोतल है, हमें मान लेते हैं पेप्सी की बोतल है, इसमें पेप्सी में मान लो ये वाटर है, जल है और इसमें CO2 गैस घुली हुई है, और आपने देखा होगा कि जैसे ही इसमें बाहर से हम कोई इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक यौगिक या KCl मिला दें तो इसमें झाग बाहर निकल के आती है। बियर वगैरह या पेप्सी की बोतल में देखा होगा तो झाग बुलबुले बाहर निकलते हैं, झाग बाहर निकलती है, अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अन्य पदार्थ जैसे ही आएगा तो गैस की विलयता कम हो जाएगी। बाहर निकल रही है अर्थात उसकी विलयता कम हो गई, बाहर निकल के आ रही है, झाग निकल के आ रही है बाहर, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जाएगी। अर्थात गैस की जो विलयता होती है जल की तुलना में लवण के जलीय विलयन में कम होती है। तो ये लवण ही है, एक तो जल में गैस की विलयता ज्यादा है, लेकिन लवण के जलीय विलयन में जैसे इसमें लवण मिला दोगे तो उसमें इसकी विलयता कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अन्य पदार्थ मिले होने पर गैस की विलयता कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम पांचवा फैक्टर पढ़ते हैं, दाब का प्रभाव। दाब क्या होता है स्टूडेंट? स्टूडेंट विभिन्न दाब पर गैसों की विलयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन 1803 में एक साइंटिस्ट हुआ है, हेनरी नामक साइंटिस्ट ने किया था। गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन
और एक नियम प्रतिपादित किया, एक मात्रात्मक संबंध दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियम को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक निश्चित ताप पर विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा अगर m हो तो घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती हो। दाब T है और घुली हुई गैस की मात्रा जो होगी निश्चित ताप पर, जिसे हम विलेयता भी कहते हैं, जो मैक्सिमम घुलनशील मात्रा है उसे हम विलेयता कहते हैं। स्टूडेंट बता दिया था। तो घुली हुई जो गैस की मात्रा है वो दाब के समानुपाती होती है, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसे आप इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, m बराबर kp, ये स्थिरांक है, k जो है यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, और ये विलायक की प्रकृति और गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और k जो है ये आगे काम आएगा, ये होता है m बटे p हेनरी स्थिरांक। ये हमें आगे इस फॉर्मूले में काम लेना है, होता है कि p नीचे आ जाएगा, m बटे p हो जाएगा। अब ये जो हेनरी का जो नियम है इसे हम निम्न प्रकार में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि घुली हुई गैस की मात्रा सांद्रता के अनुरूप ली जाती है और सांद्रता मोल भिन्न के समानुपाती होती है। स्टूडेंट, मोल भिन्न या मोल प्रभाव जिसे हम x से व्यक्त करते हैं, घुली हुई गैस की अधिकतम मात्रा सांद्रता के अनुरूप ली जाती है और सांद्रता मोल भिन्न के समानुपाती होती है। तो हेनरी के नियम को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, x प्रोपोर्शनल p, ये दूसरा रूप है, या x बराबर k डैश p, और k डैश क्या है यहाँ पर, एक नया समानुपाती स्थिरांक है, नया समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है स्टूडेंट। और ये नया समानुपाती स्थिरांक हेनरी स्थिरांक से निम्न प्रकार से संबंधित है, अर्थात k डैश बराबर 1 बटे k, उसका उल्टा है। हेनरी स्थिरांक का जस्ट अपोजिट है, ये उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब यहाँ पर हम ये मान रखेंगे x बराबर k डैश की जगह क्या रखेंगे, 1 बटे k, तो p बराबर k, या फिर ये आ जाएगा p बराबर kx, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे हम हेनरी स्थिरांक, इसको ग्राफिकली व्यक्त करें तो यहाँ तो आ जाएगी मोल भिन्न, और यहाँ आ जाएगी दाब, x अक्ष पर दाब। मोल भिन्न को हम विलेयता से भी शो करेंगे, क्योंकि विलेयता गैस की घुली हुई अधिकतम मात्रा के समानुपाती होती है और मात्रा को सांद्रता के अनुरूप माना जाता है और सांद्रता मोल भिन्न के समानुपाती होती है, इसलिए हमने y अक्ष पर मोल भिन्न ले लिया। ये मोल भिन्न है x और ये दाब है p, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से निकलती है और ये गैस की अधिकतम घुलनशील मात्रा और दाब के मध्य समानुपाती संबंध व्यक्त करती है स्टूडेंट, यानी मोल भिन्न समानुपाती है दाब, ठीक है। ये हेनरी के नियम का नियम था। अब स्टूडेंट हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं? पहली सीमा तो ये है कि दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब हेनरी के नियम का जो वैकल्पिक कथन है, हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन क्या है? वैकल्पिक कथन, हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन, यानी हेनरी के नियम को हम दूसरे प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का जो आयतन है वो दाब पर निर्भर नहीं करता बल्कि स्थिरांक होता है। ये हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन है, निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का जो आयतन है वो दाब पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, बल्कि स्थिरांक होता है, अर्थात जिसे हम गैस समीकरण से व्यक्त करेंगे, सिद्ध करेंगे। जैसे मान लो m ग्राम गैस है जिसका अनुपात कैपिटल M है, विलायक के d वॉल्यूम में है, दाब P है, ठीक है स्टूडेंट। तो गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT, और n हम जानते हैं ये गैस के मोल होते हैं और इसका मतलब होता है भार m बटे अणुभार, ये कई बार बता चुके हैं। तो PV बराबर भार की मोलों की जगह m बटे में कैपिटल M और RT है ही, देखना कितना 25 थोड़ा सा m बटे m हो गया और RT। अब यहाँ पर P को हम नीचे लेके आएंगे तो V बराबर हो जाएगा m बटे P और RT बटे में V, ठीक है स्टूडेंट।
अब यहाँ m बटे p हम बता दिया था हेनरी स्थिरांक होता है गैस का भार बटे में जो दाब होता है उसका अनुपात होता है। तो ये स्थिरांक हो गया और RT गैस कांस्टेंट है, T परमताप है और V जो m होता है स्टूडेंट P को तो ले आए और m है ही नीचे, ये गैस के लिए भी फिक्स होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे फिक्स है कांस्टेंट है, तो V बराबर हो जाएगा स्थिरांक, अर्थात निश्चित ताप पर गैस की जो अधिकतम जो गैस का जो आयतन होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता बल्कि स्थिरांक होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है स्टूडेंट, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।